नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है कंसल्टेंट्स की आवाज़, जिसमें हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की मजबूरियों और जिन चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं, खासकर लॉकडाउन से लेकर अनलॉक प्रक्रिया तक उन्हें जो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल 1 से गिरीश जी, जो इन तमाम बातों से हमारे साथ चर्चा करेंगे। गिरीश जी, सबसे पहले आपका देश प्रदेश खबर में स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश जी, लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रिया चौथे चरण में पहुंच चुकी है और लगभग सभी चीज़ें धीरे धीरे सरकार खोलती जा रही है, लेकिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को अभी तक जो क्लासेस लगाने की परमिशन सरकार द्वारा नहीं दी गई। तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोविड ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को जहां बहुत दर्दनाक तो बनाया ही था, अनलॉक की प्रक्रिया भी कोई कम दर्दनाक नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस हर तरह से अफेक्ट हुए हैं, पूरी इकॉनमी बहुत बुरे हाल से निकल रही है। तो ऐसे में जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है तो इकॉनमी को अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होने की क्रिया जारी हो गई है। हम लोग जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, हमारी बिज़नेस का एक सबसे बड़ा स्रोत है, वो है आइल्स ट्रेनिंग। 70% इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आइल्स ट्रेनिंग भी चलाते हैं, क्योंकि वही बच्चे हैं जिनको वो इंग्लिश सिखाकर टेस्ट करवा के, आइल्स का टेस्ट करवा के फर्दर उनकी वीज़ा प्रोसेस करते हैं। जहाँ पे हमें ऑफिस खोलने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन हमें क्लासेस लगाने की परमिशन नहीं मिली है। तो एक तरीके से हमारे लिए अभी कोई भी राहत की सांस नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेके, और शायद यही कारण है कि हम हर माध्यम पे जाके अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए और क्लासेस चलाने की हमारे को परमिशन मिल जाए। जी गिरीश जी, अभी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं शुरू की गई थी कई सेंटर्स द्वारा, शायद आपने भी की होगी, तो उसका कितना रिजल्ट आ रहा है, किस तरह से बच्चे उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं? देखिए, एक तो ऑनलाइन लर्निंग का माध्यम है, हमारे विद्यार्थी उसके अभी आदी नहीं बने हैं। अभी तक जो क्लासेस चलती रही हैं हिस्टोरिकली, वो हमेशा फेस टू फेस फिज़िकल क्लासेस चलती रही हैं, प्रैक्टिकल्स चलते रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहा हमारे सबके लिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो गाँव से पढ़ते हैं, उनके पास गाँव में इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से नहीं चलते। इंटरनेट ना होने के कारण आधे विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो क्लास वैसे ही नहीं लगा सकते। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको क्योंकि एकेडमी में आते हैं तो उनको लैपटॉप की सुविधा या कंप्यूटर की सुविधा मिलती है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर खरीदने पड़े, जो कि उनके लिए इस लॉकडाउन में अपने आप में बहुत बड़ा खर्चे का एक कारण बना। तो ये आसान नहीं था, ये प्रक्रिया पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। तो इसलिए ही हम गुहार लगा रहे हैं कि अब इस चीज़ को अच्छे से नहीं चलाया जा पा रहा, तो हमारे को तो स्टाफ को सैलरीज देनी है, हमारे रेंट जा रहे हैं, हमारे लिए राहत नहीं है, तो हम बहुत सारे लोगों के परिवार चला रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ अम्बाला शहर और कैंट में जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, हज़ारों परिवार तो उनके साथ जुड़े हुए हैं जिनके रोज़ी रोटी चल रही है। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स खासकर ग्रामीण क्षेत्र से हैं और वहाँ आई थिंक नेट की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अपना फ्यूचर ये सोच के बैठे थे कि हम फ़ॉरेन जाएंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, फैमिली का फ्यूचर बनाएंगे, तो उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, उन पे असर बहुत बुरा पड़ने वाला है, क्योंकि बच्चे घर में बैठ के कुछ भी एक्टिवली कुछ कर नहीं पा रहे हैं जिसका उनको कुछ फ़ायदा मिले। नॉर्मली जब आप एक 18 साल के नौजवान हो, तो आपके लिए एक एक दिन और एक एक साल कीमती है आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि यही टाइम है जो आपने भविष्य बनाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अब लॉकडाउन की वजह से जो घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको इंटरनेट अच्छे तरीके से ना होने की वजह से, ये सुविधा ना होने की वजह से बिना किसी क्लासेस के घर में बैठना पड़ रहा है, तो वो बहुत परेशान है। आप मानिए कि बाहर की सरकारों ने इस बात को सुना है। जो स्टूडेंट्स वीज़ा प्राप्त कर चुके थे मार्च 18 से पहले, कनाडा की सरकार ने उनको ये अनुमति दे दी है कि अगर आपके कोर्स में प्रैक्टिकल कंटेंट है और आपको लैब वर्क करना पड़ेगा या आपको किसी भी कारण क्लास में आना पड़ेगा उस कोर्स को पढ़ने के लिए, तो आपको कनाडा आने की परमिशन है।
तो ऐसे में कई विद्यार्थी जिनके वीज़ा 18 मार्च से पहले लगे थे, उनको फ़्लाइट्स के द्वारा कनाडा भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और भी देखी है, कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिज़नेस के या इस तरह के प्रोग्राम्स पढ़ रहे थे, जो मोस्टली ऑनलाइन पढ़ रहे थे। जब उन्होंने ऑनलाइन स्टडी को चुना तो उनके सामने यही सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जो कनाडा से ऑनलाइन सर्वर चल रहे हैं उनके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके ट्यूटोरियल्स को अटेंड करना आसान नहीं है। तो ये जब उनको समस्या आई तो कई विद्यार्थी हरियाणा पंजाब से अपने साथ ही एफिडेविट बना के ले गए कोर्ट से कि हम विलेज एरिया में रहते हैं, हमारे घर के एरिया में इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा सकें। उस एफिडेविट के बिहाफ पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को कनाडा ने आने की अनुमति दे दी। उनको बॉर्डर्स पे रोका नहीं गया, उनको सपोर्ट किया गया। तो जब कनाडा की सरकार ये देख रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी हरियाणा और पंजाब की सरकारें भी ये देखेंगी और जो बच्चे घर पे बैठ के क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से उनको ये परमिशन मिले कि वो आके फेस टू फेस पर्सनल क्लासेस लगाएं। गिरीश जी, पंजाब सरकार ने जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनको लाइसेंस दे रखा है ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा आई थिंक अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब हरियाणा से इस मामले में इस वजह से आ गया क्योंकि पंजाब के जो प्रवासी हैं बहुत ज़्यादा हैं इंडिया से बाहर, और हरियाणा में प्रचलन पिछले खास करके 20 साल से तो मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो मैंने तो 20 साल से 25 साल पहले देखा है जो चलन, लेकिन पंजाब में चलन बहुत पुराना है। तो उन्होंने बहुत सारी, जो लोग पंजाब से बाहर जाना चाहते थे उनको बहुत समस्याएं आती थी, तो सरकार ने बड़ा एक अच्छा कदम उठाया कि एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की, जिसके दौरान अगर आप इमिग्रेशन बाहर भेजने का काम करते हैं और आपके पास लाइसेंस है तो कहीं ना कहीं आपका ये प्रमाण है कि आप सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई धोखा करता भी है तो वो सरकार के दायरे या लेजिस्लेशन के दायरे में वो आता है। तो हरियाणा सरकार भी इस मामले में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मामले में कदम उठाए, क्योंकि बड़ा ही सीधा और सटीक तरीका है सही और गलत में फ़र्क पता लगाने के लिए। तो अभी हमने कुछ देर पहले इस मामले में एक ज्ञापन दिया था और हमारे हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं श्री अनिल विज जी, उनके घर पे ज्ञापन दिया था। हम समझते हैं कि कोविड की प्रक्रिया के कारण अभी हर जगह पे थोड़ा सा स्लो है काम करना या इन तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये पॉलिसी अपने आप में एक एक्ट बनेगा। ये जब ये कानून बनेगा तो कानून को पारित करवाना पड़ेगा, तभी ये जाके ये चीज़ लागू हो पाएगी। गिरीश जी, सरकार ने जो कुछ सरकारी जो कहीं के स्किल सेंटर हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी है, और जैसा कि मेरी कई और इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात भी हुई है तो उन्होंने बताया कि हमारे सेंटर भी स्किल सेंटर हैं, ना कि एजुकेशनल सेंटर हैं। तो इसके बारे में क्या विचार है? ये बहुत खुशी की बात है कि सरकारी स्किल सेंटर्स को खोलने की परमिशन दे दी गई है, जैसे ITIs हो गई या गवर्नमेंट स्किल इंडिया के अंडर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सेंटर्स में, उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है। तो इससे तो हमारी उम्मीद और भी ज़्यादा बंध गई है कि शायद आने वाले दिनों में प्राइवेट स्किल सेंटर्स को भी खोलने की परमिशन मिल जाएगी। हम लोग सरकारी स्किल सेंटर से किसी तरीके से ना अलग हैं, ना ही हम उनसे कम या ज़्यादा हैं, हम बिल्कुल बराबर में आप उनको आंक सकते हो, हमें और उनको, क्योंकि इंग्लिश को सिखाना भी एक अपने आप में स्किल है। जैसे आप एक कारपेंटरी सिखाते हो किसी को, आप किसी को वेल्डिंग सिखा रहे हो, तो वो भी एक अपने आप में स्किल है। लैंग्वेज भी एक स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट बाहर जाने के लिए वीज़ा के जो लोग वीज़ा लेकर बाहर जाना पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये लैंग्वेज स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बिना इस लैंग्वेज स्किल के कोई भी बच्चा ज़्यादातर अमूमन बाहर नहीं जा सकता, अनलेस किसी कंट्री ने ही विदाउट आइल्स अगर वीज़ाज़ ओपन किए हों। तो ये इसलिए ज़रूरी है। हर साल 4.5 लाख विद्यार्थी हैं जो आइल्स का टेस्ट देते हैं। आप देखिए कि मार्च से लेके या अप्रैल से लेकर अभी तक सितंबर आ गया है और मुझे लगता है शायद लाखों में तो क्या अभी हज़ारों में लोगों ने टेस्ट नहीं दिए होंगे। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। कहीं ना कहीं माना जाए कि जो भविष्य है युवाओं का खासकर, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। जी, बहुत खतरे में है। आप ये मानिए कि उनके लिए वीज़ा लगने में भी दिक्कत आने वाली है। कुछ ऐसे कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो कंट्री हर एक कार्यवाही, हर एक जो गतिविधि स्टूडेंट ने की है अपनी 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद, उसका ब्यौरा मांगते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो। तो अगर आप विद्यार्थी बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हम घर में बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन में उनकी नेगेटिव जाएगा।
ये बात ज़रूर है कि शायद उनको कोविड का कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है, तो शायद वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत भी तो पूरी तरह से खुल चुका है। मुझे लगता नहीं कि स्कूलों के अलावा भारत में ऐसी कोई चीज़ बची है जो अभी खोलनी बाकी है। तो डेफिनेटली ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़राब करेगा। और साथ में उनका समय, क्योंकि मान लीजिए जो लोग सितंबर में अभी नहीं जा पाए तो उनका तो एक साल ख़राब हो ही गया। वो अगले साल जनवरी या मई में जाएंगे, तब तक उनके 9-10 महीने ख़राब हो चुके होंगे ऑलरेडी। गिरीश जी, सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह आपको सरकार हेल्प करे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा सरकार, हरियाणा प्रदेश सरकार से और इवन पंजाब सरकार से भी, कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमने आज चर्चा की है कि वो सेंटर्स को खोलने की परमिशन दें। हम लोग सारे एजुकेटेड लोग हैं जो इन सेंटर्स को चला रहे हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, तभी तो दूसरों को पढ़ाने की के काम में हैं। तो हम लोग MHA की गाइडलाइंस को अच्छी तरह से समझते हैं। आप हमारे अभी ऑफिस में आए हैं, आपने देखा है यहाँ पे सब लोग अपना पूरा ध्यान रखा है, थर्मल स्क्रीनिंग है यहाँ पे, सैनिटाइजेशन है यहाँ पे, मास्क का प्रोविज़न है। तो ये सारी हम गाइडलाइंस हम भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, अगर आप एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 की बजाय 50% कैपेसिटी पे सेंटर्स को चलाने की इजाज़त दे सकते हैं। आप ये देखिए, ये सिर्फ IELTS सेंटर की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी और कोचिंग सेंटर्स भी हैं पूरे प्रदेश में जो नहीं चला पा रहे हैं। जैसे आप IIT की बात करें, JEE मेंस, या क्लैट की बात करें, या हम नीट की बात करें। हर साल इंडिया से, मैंने अभी कुछ डेटा सर्च कर रहा था, ऑलमोस्ट 26 से 27 लाख बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें क्लैट है, नीट है, JEE का एग्ज़ाम है। वो विद्यार्थी भी इसके साथ ही सफ़र कर रहे हैं, जो 4 लाख, 4.5 लाख विद्यार्थी IELTS वाले हैं। तो कुल मिला के 30 से 35 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में है। और एक घर में अगर एक युवा का भविष्य अगर सही तरीके से नहीं बन पाता तो वो घर आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप देखिए कि हमारी आबादी का लाखों लोग हैं जो इस वजह से परेशान है कि एकेडमीज़ नहीं खुल रही हैं। तो मुझे यही उम्मीद है सरकार से कि हमारी बात सुने और हमें किसी न किसी तरीके से सेंटर्स को चलाने की इजाज़त दी जाए। आप ये देखिए कि IELTS और IDP और ब्रिटिश काउंसिल 2 ऐसी बॉडीज़ हैं, या पियर्सन है एक तीसरी बॉडी, जो हमारी लैंग्वेज टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको टेस्टिंग वो करते हैं और सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं। तो हमारे हरियाणा में और पंजाब में IDP और ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन के टेस्ट खुल चुके हैं। विद्यार्थी जा रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वो टेस्ट क्यों दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर विद्यार्थी एक दिन 4 घंटे लगा के वो टेस्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पे एकेडमी के माहौल में ही बैठा हुआ है। तो IELTS, IDP, ब्रिटिश काउंसिल, पियर्सन, आप ये लगाइए कि हरियाणा पंजाब के बहुत सारे सेंटर हैं, कम से कम 100 से के करीब सेंटर हैं जिसमें ये हफ्ते में और महीने में बार ये टेस्ट दिया जा रहा है। तो कहीं तो बच्चे एकेडमी के माहौल में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अगर वो हो सकता है तो फिर एकेडमीज़ को पढ़ाने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, आपने काफ़ी जो बारीकियां हैं उनसे पर्दा उठाया और सरकार से मांग भी की कि जब तक ये क्लासेस लगाने की जो परमिशन है नहीं दी जाएगी तो लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो सकता है। देश प्रदेश खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।